हेलो दोस्तों, इनोवेटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का जो प्रथम शाब्दिक परीक्षा है, फर्स्ट टर्म एग्जाम, ठीक है, उसका सेट 2 बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आप लोग को बोर्ड से जुड़ी सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब हम लोग इस सेट को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। ठीक है, उस समय फ्रांस का राजा कौन था जब क्रांति हुई थी? तो कौन था? लुई 16वां था। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन था? ठीक है, तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, ख नंबर सही होगा। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, यह किसका कथन है? जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो देखिए, ये किसका कथन है? ये मेटरनिक का कथन है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, इससे पहले जो सेट था उसमें आया था इटली का एकीकरण कब हुआ था। ठीक है, तो ये जो एकीकरण वाला क्वेश्चन है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, 1871 ईस्वी। अब 5 नंबर का है फ्रेडरिक सोरियू कौन था? तो फ्रेडरिक सोरियू कौन था? ये था एक फ्रांसीसी चित्रकार। ठीक है, 6 नंबर है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो इसका आंसर होगा 1893। ठीक है, 7 नंबर में चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था? पुलिस स्टेशन में कब आग लगा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को। 8 नंबर का क्वेश्चन है रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? ये होगा आंसर ख नंबर 1919 को। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से। ठीक है, 10 नंबर में बापू किन्हें कहा जाता है? तो ये तो सबको पता है, बापू किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी को। 11 नंबर का क्वेश्चन है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती पाई जाती है? तो देखिए, सीढ़ीदार खेती कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पे सीढ़ीदार खेती पाया जाएगा। ठीक है, 13 नंबर में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो डेल्टा पर कैसी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है? तो ये होगा काली मृदा। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन में इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो देखिए, समुदायों की सीधी भागीदारी किसमें नहीं होगा? ऑप्शन है संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाव आंदोलन या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो ये जो परिसीमन है, ये इसमें जो समुदाय है ये भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये सरकार के अंडर में होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व के कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? भारत में कितने प्रतिशत पाई जाती है? 8%। ठीक है, 17 नंबर का है भारत वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1972 में। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है भारत में बहुउद्देश्य नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 19 में दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, 20 में सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तीनों राज्य जो है सरदार सरोवर बांध से प्रभावित है। ठीक है, 21 नंबर में औसत आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं हम लोग? देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देके। तो ये वाला जो क नंबर है ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन है विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? प्रति व्यक्ति आय का, मानव विकास सूचकांक का, सकल घरेलू उत्पाद का या जनसंख्या? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क नंबर। ठीक है, 23 नंबर में नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। नवीकरणीय मतलब क्या होता है? जो हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। तो दोबारा हम लोग किसको यूज कर सकते हैं? कोयला को नहीं कर सकते, पेट्रोल को भी दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। एक बार यूज करने के बाद यहाँ पे भूमिगत जल है जो हम लोग को दोबारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन है लोगों के विकास के लक्ष्य। तो लोगों का विकास का लक्ष्य सबका तो अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्न भिन्न जो है ये ख नंबर का ये वाला होगा। ठीक है, 25 नंबर का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि रामू एक किसान है जिसे अधिशेष गेहूं का एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। देखिए, रामू ने गेहूं को 10 रुपया प्रति किलो की दर से बेचा। फिर मिल के मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद की गणना में
उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम वस्तु को लिया जाता है, ठीक है। तो अंतिम यहाँ पे क्या बना है, बिस्कुट ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर में विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है। तो विनिर्माण कहाँ पे होता है, ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब 27 नंबर का क्वेश्चन है, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहाँ स्वैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहाँ उसे वर्ष में कुछ दिन स्वैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में किसका कार्य क्षेत्र संगठित और किसका असंगठित है। तो देखिए संगठित में क्या होता है कि छुट्टी मिलता है और असंगठित में छुट्टी नहीं मिलता है। तो अनीता को छुट्टी यानी अवकाश नहीं मिलता है, यानी अनीता का जो है वो असंगठित है, ठीक है, और सीता का जो है वो संगठित है। तो यहाँ पे क नंबर सही होगा, ठीक है। 28 नंबर में अंतिम वस्तुओं के मूल्यों में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, पहले ही शामिल होता है या बाद में शामिल होता है या शामिल नहीं होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले ही शामिल हो जाता है, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो देखिए ये कब आया, 2005 में अस्तित्व में आया है, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया गया। तो भंडारण देखिए किस में आएगा, ये तृतीयक क्षेत्र में आएगा, ठीक है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, संघ शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में कौन असत्य है। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, क्षेत्र विविधताओं का सम्मान करना, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, या फिर अदालतों को संविधान तथा विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना। तो देखिए ये वाला गलत है, ठीक है, लास्ट वाला जो है ये गलत है। यहाँ पे बोल दे रहा है कि अधिकार नहीं है अदालत के पास, तो ये ही गलत है, ठीक है। 32 नंबर में बेल्जियम में फ्रांस भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। तो इसका आंसर होगा 40%, ठीक है। 33 नंबर में श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया। देखिए तमिल को राजभाषा घोषित नहीं किया गया था, यहाँ पे सिंहली होना चाहिए था, ठीक है, सिंहली को। तो अगर सिंहली क्वेश्चन में रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 1956, ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है कि संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी कितने भाषा है, 22, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए कौन सा मैच गलत है। तो भारतीय संघ राष्ट्रपति ये तो सही है, राज्य उपराष्ट्रपति ये गलत है, ठीक है। नगर निगम मेयर होता है और ग्राम पंचायत सरपंच मुखिया, यानी कि यहाँ पे ख नंबर सही है, ठीक है। अब 36 नंबर में 7 पार्टी अलायंस यानी सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, नेपाल, ठीक है। 37 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है कि बोल्विया किस महादेश में अवस्थित है। तो देखिए बोल्विया किस महादेश में है, ये होगा लातीनी अमेरिका, ठीक है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, बोल्विया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, फेडेकोर, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है पहला क्वेश्चन में कि राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। सही है, दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला रहता है, ये भी सही है, ठीक है। ग में दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते हैं जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं, ये भी बात सही है। घ में दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के, ये गलत है, ठीक है। यह नंबर है ये गलत है, ठीक है। दबाव समूह और राजनीतिक दल जो है वो समान प्रकृति के नहीं है, ठीक है, दोनों अलग प्रकृति के। 40 नंबर में नेपाल में SPA यानी 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था। तो इसका आंसर होगा गिरिजा प्रसाद कोइराला, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।